हेलो दोस्तों, मैं विधान विश्वास हूँ। एक मेरा वो जो सब्सक्राइबर है, एक भाई है, मेरे को कमेंट्स किया था कि सर जो एम्प्लॉय है उनको फिर से रिटायर्ड के बाद रेलवे फिर से रिक्रूटमेंट दे रहे, जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे। जो लोग फ्रेश कैंडिडेट जो पढ़ाई करके आ रहे, उनके जगह में रेल क्यों आपका रिटायर्ड एम्प्लॉय को रेलवे में जॉब दे रहे, जो रिटायर्ड हो गया। तो इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर निकला है उसको हम देखेंगे और देखेंगे क्यों रेलवे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उससे ज्यादा जो लोग रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनको ज्यादा रिटायर्ड के बाद भी रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, जबकि उसको फ्रेश रिक्रूटमेंट भी कर सकते थे। तो वो चीज को हम लोग देखेंगे और ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो भी मैं लॉजिक बताऊंगा वो रेलवे का जो इम्पोर्टेंस है, रेलवे कैसे देखते हैं एम्प्लॉय को, उसी व्यू के ऊपर ही है। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि जितना भी रिक्रूटमेंट हो वो पूरा का पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तब जगह जो पढ़ाई करके जो बंदा है, जो कैंडिडेट है, वो रेल में आए और रेल का जो काम है उससे अच्छी तरह से करे। लेकिन रेल का कुछ पर्सपेक्टिव है, वो अपना रिक्रूटमेंट कुछ अपने जरूरत के हिसाब से करती है। तो चलिए, जो लेटेस्ट रेलवे बोर्ड ने जो री एंगेजमेंट का कराया है कि रिटायर्ड एम्प्लॉय को, क्योंकि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय जब रेलवे फिर से काम करते हैं उनको री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर बोला जाता है। तो लेटेस्ट जो री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर का जो सर्कुलर रेलवे बोर्ड से निकला है ऑफिसर लोगों के लिए, ऐसे नॉन गेजेटेड और गेजेटेड दोनों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन दोनों के लिए होती है, गेजेटेड ऑफिसर के लिए ज्यादा होती है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जो री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर का जो लेटर इशू हुआ है इस साल, और उसका डेट है 29 अगस्त, मतलब 29 अगस्त 2024 में इस जो लेटेस्ट आपका गेजेटेड ऑफिसर का जो रिटायर हो गया उनको फिर से रेल में एंगेज करने के लिए जो री एंगेजमेंट का लेटर इशू हुआ है, जहाँ पे लिखा है री एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर एज ए कंसल्टेंट। तो इसका प्रोसेस अभी इंडियन रेलवे में चल रही है, अभी तक इसको प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ये लेटर को समझेंगे और इस लेटर के जरिए हम बताएंगे क्यों रिटायर्ड एम्प्लॉय या ऑफिसर को रेलवे में जॉब फिर से दिया जाता है, जबकि फ्रेश कैंडिडेट को वहां से अगर रिक्रूटमेंट होता तो ज्यादा लोगों को मौका मिलता रेलवे में जॉब करने के लिए। तो इस लेटर को अगर देखेंगे, जहाँ पे लिखा है कि जो गेजेटेड ऑफिसर है उनके लिए री एंगेज के लिए रेलवे बोर्ड ने अप्रूव किया, और जो अप्रूव किया तो कितना दिन तक उनको री एंगेजमेंट कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2026, मतलब 26 तक री एंगेजमेंट कर सकते हैं। किन किन गेजेटेड ऑफिसर को कर सकते हैं? जिनका लेवल 10 और 11 का पोस्ट है, इसी पोस्ट में एंगेजमेंट होगा। इससे ऊपर वाला पोस्ट में ज्यादातर एंगेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि उनसे ज्यादा लोग अगर एंगेजमेंट करेंगे तो जो लोग रिटायर्ड हुआ है, ज्यादा सैलरी वाले हैं, ज्यादा पे लेवल पे रिटायर्ड हुआ है, उनको अगर एंगेज करेंगे तो रेलवे को ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा, जिसमें रेलवे का लॉस होगा। इसीलिए ज्यादातर टाइम रेलवे लेवल 8 टू लेवल 11 तक ही री एंगेजमेंट करते हैं जो लोग ऑफिसर है। तो अभी आते हैं कि उनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा जब एंगेजमेंट होगा। तो जो उनका जब रिटायर्ड होगा उस टाइम में जो बेसिक पे है सिर्फ उतना ही उनको सैलरी दिया जाएगा। तो यही फर्स्ट पॉइंट बनती है कि रिटायर्ड जो ऑफिसर होते हैं वो लगभग 35 ईयर या 30 ईयर के ऊपर ज्यादा सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होता है। रेलवे में उनका बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है, क्योंकि अगर फ्रेश कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट देता है तो उनको काम सीखते सीखते 10 से 15 साल लग जाता है, जहाँ की जो ऑफिसर बनते हैं और जहाँ ज्यादातर जो री एंगेजमेंट होता है लेवल 10 और 11 में, जो रेलवे में प्रोमोटिव ऑफिसर, मतलब जो लोग ग्रुप सी से एनटीपीसी एग्जाम देकर ही ऑफिसर बना है, वही लोग ही इसमें एप्लीकेबल होती है। तो वो लोग एकदम मतलब नीचे से ऊपर तक काम किया, इनका एक्सपीरियंस रेलवे में ज्यादा रहता है, तो उनको अगर काम में रेलवे लेता है तो रेलवे का बेनिफिट होता है। जबकि उनको सैलरी देना पड़ रहा है, सिर्फ उनका जो पेंशन का बेसिक सैलरी है उतना ही है, उसमें और कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं होता है। जबकि फ्रेश कैंडिडेट को देगा तो रेलवे में जितना लोग फ्रेश कैंडिडेट आती है उसमें से सिर्फ 10 to 20% ही नॉलेजेबल एम्प्लॉय बन पाती है, और उसमें से जो लोग नॉलेजेबल एम्प्लॉय बन पाती है उसमें 10 साल 20 साल काम करने के बाद ही बन पाती है। लेकिन तो रेलवे में उतना तक वेट करने का टाइम नहीं रहता है, इसीलिए रेलवे को मतलब अच्छा रहता है जो लोग रिटायर्ड एम्प्लॉय है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको सिर्फ मिनिमम कुछ पैसा देकर ही उनको रेलवे में रिटायरमेंट नियुक्त किया जाए, तो रेलवे का जो ऑफिसर लोगों का जो काम है वो जल्द से जल्द हो सकते। और एक जो चीज है, जो री एंगेजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि उनको जो री एंगेजमेंट होता है, देखिए उसमें उन लोगों को एनुअल इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस, ये सब नहीं मिलता है। तो सीधा सीधा बात होता है कि न्यू रिक्रूटमेंट आएगा तो उनको तो आपका हर साल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा, डियरनेस अलाउंस देना पड़ेगा, और उनके ऊपर उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है। तो मैं रेल की सबसे बता रहा हूँ, मेरा तो मानना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए। लेकिन रेल जो लोग डायरेक्ट आता है उनके पास उतना नॉलेज नहीं रहता है, उनको सैलरी, इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस सब कुछ देना पड़ता है। जबकि रिटायर्ड जो ऑफिसर होते हैं सिर्फ उनको पेंशन जो लास्ट होता है उसका बेसिक सैलरी देने के बाद ही उनको रेलवे में नियुक्त किया जाता है, जबकि उनसे काम करना भी आसान होता है क्योंकि उन्होंने 30 ईयर्स से ऊपर रेलवे में जॉब किया। एक बड़ा पॉइंट हो जाता है रेलवे में रिटायर्ड एम्प्लॉय को एक मतलब री एंगेज कराने का। दूसरा होता है कि जो एंगेजमेंट होता है जो रिटायर्ड ऑफिसर का, उनका लास्ट जो 5 ईयर का एनुअल परफॉर्मेंस है वो सब देखने के बाद जो पीएचडी वगैरह है
उनको जो मतलब एक कमेटी होता है जो जीएम कमेटी बनाता है जिसमें बहुत सारा बड़ा बड़ा ऑफिसर होता है, तो वो कमेटी पहले रिकमेंड करती है जो ऑफिसर इस पोस्ट के लिए सुटेबल है, जिसका लास्ट 5 ईयर का एनुअल परफॉर्मेंस ठीक है, उनको ही रिकमेंड दिया जाता है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर या रिटायर्ड एम्प्लॉय को रिकमेंड दिया जाता है रेलवे में, ऐसा नहीं है। जो लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है उन्हीं लोगों को ही रेलवे रिक्रूटमेंट देता है। तो क्या होता है, रेलवे को विंग विंग सिचुएशन होता है, कम सैलरी देकर एक एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय को या ऑफिसर को हायर करना। दूसरा होता है, और एक चीज क्यों करता है, क्योंकि इसमें उनको मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं देना पड़ता है, कोई डियरनेस अलाउंस जो होता है वो सब चीज देना नहीं पड़ता है। और होता है जो एंगेजमेंट होता है ये 1 साल के लिए होता है। कितना दिन के लिए? सिर्फ 1 साल। मतलब अगर उनको हायर ऑफिशियल को रेल को लगे कि ये एम्प्लॉय रिटायर्ड ऑफिसर सही से काम नहीं कर रहा है, रिटायर्ड एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा है, तो उनका 1 साल के बाद रिन्यू नहीं कर सकते या कभी भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई एम्प्लॉय आएगा तो उसको तो काम सिखाने के बाद, उसको सब कुछ देने के बाद भी उसको जो पोस्ट होता है उसको वहां से हटा नहीं सकते, उसको दूसरा जगह ट्रांसफर कर सकते, लेकिन हटा नहीं सकते। तो जो रिक्रूटमेंट भी होगा वो 30 मतलब 1 साल तक के बाद रिन्यू होना चाहिए, और जो 26 तक 2026 तक ही इनको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये रेलवे बोर्ड को ऑर्डर है। कब ऑर्डर है? अक्टूबर अगस्त 29 2024 में। और जो रीएंगेजमेंट होगा उसमें जो ऑफिसर होगा उनको मैक्सिमम एज रहेगा 65। तो रेलवे मतलब जितना जरूरत का चीज देखे, उससे ज्यादा उम्र वाला किसी को अगर रिक्रूटमेंट देगा तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेलवे जो कम उम्र वाले रिटायर्ड ऑफिसर है सिर्फ उनको ही रिक्रूटमेंट देते हैं। दूसरा और एक चीज आता है कि जो उनको लीव दिया जाता है, जैसे कोई परमानेंट एम्प्लॉय डायरेक्ट आएगा तो उनको 50 हर साल 50 सब कुछ छुट्टी मिला के 50 छुट्टी देना पड़ेगा। उसके बाद फीमेल एम्प्लॉय होगा तो मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी, लड़का होगा तो बहुत सारा लीव मिलता है। तो लेकिन जो रिटायर्ड ऑफिसर थे सिर्फ उनको महीना में 1.5 डेज ही हर महीना उनको लीव दिया जाता है। मतलब छुट्टी अगर कमाई करोगे तो पैसा काट लेगा, सिर्फ महीना में 1.5 डेज ही उनको लीव पेड के लिए दिया जाता है। उसके बाद उनको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके बाद वो भी नहीं दिया जाता है। रेसिडेंशियल एकोमोडेशन मतलब रेलवे का जो क्वार्टर वो फैसिलिटी भी नहीं दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जो हाउस रेंट अलाउंस या रेलवे का एकोमोडेशन कुछ नहीं दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि 1/3 सैलरी देकर या हाफ सैलरी देकर एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ऑफिसर को रेलवे हायर करने का ऑप्शन आ जाता है। और जो बहुत एक्सपीरियंस है जिसको 3 कमिटी मेंबर उसको रिकमेंड करेगा, उनका 5 साल का जो नॉलेज है, अपार का एनुअल परफॉर्मेंस, और देखने के बाद ही रिक्रूटमेंट होता है। और एक चीज होता है, जो ऑफिसर होता है उनके पास कोई पावर नहीं दिया जाता है। क्या होता है? कोई पावर नहीं, डीआर विजिलेंस का जो पावर है वो सब चीज नहीं दिया जाता है। और एक चीज होता है कि एक चीज देखिए, उनका जो काम होता है, जो डायरेक्ट ऑफिसर आते हैं, एम्प्लॉय आते हैं, उनको जो काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रीएंगेजमेंट होता है उनको दिया जाता है। देखिए, क्योंकि उनको एकदम मेंशन किया गया है, शैल बी गिवन रीएंगेजमेंट ऑफिसर शैल बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक इंस्पेक्शन, सुपरविजन, ड्राइंग ईटीसी। इसका मतलब होता है जो फील्ड वर्क होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो में बताया कि ज्यादातर ऑफिसर ऑफिशियल जॉब करते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन जो इंस्पेक्शन है मतलब बाहर ओपन लाइन में जगह, सुपरविजन, ये सब जो काम होता है वो डिफिकल्ट होता है, और ये सब हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे पा रहे हैं रेलवे बहुत कम पैसे में। तो ये सब चीज को रेलवे बोर्ड देखता है। और एक चीज, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय को रीएंगेजमेंट हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यूपीएससी में अभी रेलवे का जो ऑफिसर आएगा डायरेक्ट, उनको आईआरएम इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बोला जाता है, लेकिन 4-5 सालों से अभी भी रेलवे में कोई ऑफिसर नहीं आ रहा है। इसीलिए रेलवे में अभी ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर का जरूरत है, क्योंकि ऑफिसर कम रहेगा तो एम्प्लॉय ज्यादा रहे तो भी काम सही से नहीं होगा। इसीलिए रेलवे ट्राई करते हैं कि जो वैकेंट ऑफिसर का पोस्ट है इमीडिएट बेसिस पे उसको बढ़ा जाए, क्योंकि रेलवे का काम स्मूथ रहे। और एक चीज, क्योंकि आप लोगों को बताना करना पड़ेगा, इसमें और एक चीज लिखा है कि अगर यूपीएससी से जब भरा जाएगा तब उनको इमीडिएटली हटा दिया जाएगा। मतलब होता है कि जब यूपीएससी से उस वैकेंट पोस्ट में आएगा तब इमीडिएटली उस पोस्ट से उनको हटा दिया जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो ना हो उनको हटा दिया जाएगा। तो ये चीज भी मेंशन किया। तो मेन मुद्दा आता है कि रेलवे में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज है उसमें कभी भी रीएंगेजमेंट जो ऑफिसर होता है, एम्प्लॉय होता है, उसमें हाथ नहीं दिया जाता। मतलब डायरेक्ट ऑफिसर या एम्प्लॉय जिस परसेंटेज से रिक्रूटमेंट होता है आरआरबी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, वहाँ पे कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता है। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, हाथ नहीं लगाया जाता है। उस परसेंटेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होता है। हाँ, जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेंदी प्रोसेस हो जाता है, 2 साल 3 साल में नहीं आ रहे, तब जितना दिन नहीं आए उतना दिन ही आपका रीएंगेजमेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि रीएंगेजमेंट जब ऑफिसर आ गया, जब यूपीएससी से डायरेक्ट ऑफिसर आ जाएगा तो इमीडिएटली उनको हटा दिया जाएगा। तो जो नॉन गेजेटेड है वहाँ पे भी सेम एज इट है। तो मेरा मेन मुद्दा है, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बढ़ाना चाहिए तो रेलवे में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज है, जैसे आपका जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क देखेंगे, उसमें तो सिर्फ 20 to 25% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो मेरे हिसाब से उसको मिनिमम 50% करना चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को, तब जाके जो अच्छा एम्प्लॉय आएगा। और उनको क्या होता है कि
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। लेकिन रेलवे उस परसेंटेज को ही नहीं बढ़ा रहे, तो परसेंटेज को अगर जब बढ़ाएगा तभी जाके आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फैसिलिटी मिलेगा। नहीं तो जो री एंगेजमेंट और रिटायर्ड ऑफिसर होता है वहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो परसेंटेज को घटा के कभी भी री एंगेजमेंट नहीं होता है। री एंगेजमेंट होता है जो बाकी पोर्शन जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आने में लेट हो तो उस टाइम तक ही सिर्फ री एंगेजमेंट होता है, या फिर जो प्रमोशनल के लिए परसेंटेज है उस परसेंटेज में कोई अगर वैकेंट फिल नहीं रहता तभी जाके री एंगेजमेंट होता है। और री एंगेजमेंट से रेलवे का बहुत फायदा है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए ही ये सब चीज होता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा रेलवे को, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड होता है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का परसेंटेज ज्यादा है, तो सेम एज इट इज क्लर्क केयर पोस्ट या अदर्स रेलवे जो पोस्ट है उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, तो जाके फ्रेश कैंडिडेट आएगा। तो वीडियो आज इतना था कि तो आप लोग शायद समझ सकते हैं क्यों रेलवे में रिटायर्ड एम्प्लॉय या ऑफिसर को री एंगेजमेंट होता है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को और कुछ भी जानना है तो प्लीज मेरे को कमेंट करिए, और कुछ भी जानना है तो मेरे से पूछिए कि आज आप लोगों को चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।